हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन बीआरडी क्लासेस में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है शशिकांत। आज हम कवर करेंगे प्रकाश चैप्टर का सेकेंड पार्ट। मैंने फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया है। आप लोग जाकर मेरे टेलीग्राम मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो पढ़ा, आप जाकर देख लीजिएगा। और चैप्टर को पढ़ने से पहले हम बता देते हैं कि उस पार्ट में मैंने क्या क्या पढ़ाया है। सबसे पहले हमने पढ़ाया कि प्रकाश क्या होता है और प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं। फिर से पढ़ाया था इमेज क्या होती हैं, इमेज कैसे बनता है, रियल इमेज क्या होता है, वास्तविक इमेज क्या होता है। फिर पढ़ाए थे गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। इतना टॉपिक मैंने उसमें कवर किया था। और साथ ही साथ में बताया था कि प्रकाश की डुअल नेचर ऑफ लाइट क्या होती है, जिसको आपको 12th में जाकर पढ़ना है। यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। जैसे आपने कांच का कोई गोला देखा होगा, इस प्रकार से यदि हम इसका 70 से 80% काट दें तो जो बचा हुआ भाग होगा वही क्या होगा, हमारा दर्पण होगा। ये मौन मिरर है, इसी को दर्पण बोलते हैं। यानी कि दर्पण की परिभाषा हम दे सकते हैं कि दर्पण उस कटे हुए गोले का भाग होता है जिसके एक सिरे पर पारे की कलाई की होती है, या पारे की कलाई और पेंट लगा होता है लाल ऑक्साइड का पेंट लगा होता है। और दूसरा परावर्तक तल होता है जहाँ से प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर प्रतिबिंब को बनाती है। इसकी डिफिनीशन हम लिख सकते हैं, गोलीय दर्पण किसी कटे हुए खोखले गोले का भाग होता है जिसके एक सिरे पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट लगा होता है जिसका एक सिरा परावर्तक तल होता है। परावर्तक तल होता है। आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई कांच का गोला है, यदि हम काट कर उसके 70 से 80% भाग को काट कर निकाल दे तो जो बचा हुआ भाग होता है उसी को दर्पण बोलते हैं, जिसके एक सिरे पर पारे की कलाई अथवा लाल ऑक्साइड का पेंट लगा होता है और दूसरा सिरा जिससे प्रकाश होकर रिफ्लेक्ट करेगी, यानी कि रिफ्लेक्ट करने के बाद ही प्रतिबिंब बनता है, और दूसरा सिरा प्रवर्तक तल होता है, उसी को गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं,
लिख लीजिएगा, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण जिसको अंग्रेजी में कॉनकेव मिरर बोलते हैं, CON कॉनकेव मिरर। और दूसरा है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। इतना आप नोट कर लीजिएगा। और यदि नोट नहीं करना चाहते हैं तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर आप जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और साथ ही साथ सारे वीडियो को एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा, अवतल दर्पण। अब समझते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर। देखिए अवतल दर्पण का आकार सेम ऐसे हो, यानी कि जिसका परावर्तक तल दबे हुए तल से होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे प्रकाश की किरण आएगी और यहीं से टकराकर लौट जाएगी, यह हमारा परावर्तक तल होगा और इस पर पेंट लगा होगा या पारे की कलाई लगी होगी, यानी कि उसका दर्पण का परावर्तक तल दबे हुए तल से होता है, ऐसे होता है इस प्रकार से। और सेम उत्तल दर्पण में क्या होता है कि परावर्तक तल जो होता है वह उभरा हुआ होता है, जैसे मान लीजिए ऐसे करके देखिए इधर पेंट लगा होगा और परावर्तक तल यह होगा, यहाँ से प्रकाश किरणें जाएंगी और यहीं से टकराकर रिफ्लेक्ट होंगी। देखिए इसमें परावर्तक तल दबे हुए तल से हो रहा है और उत्तल दर्पण में परावर्तक तल उभरा हुआ तल होता है, यानी कि प्रकाश की किरण इस साइड से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगी और प्रतिबिंब बनेगा। M1 M2 ये कौन सा है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण, और ये अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की हम परिभाषा लिख सकते हैं, वह दर्पण जिसका परावर्तन जिसका परावर्तन दबे हुए तल से होता है और एक सिरा और एक तल, वह दर्पण जिसका परावर्तन दबे हुए तल से होता है, अर्थात जिसका दबा हुआ तल परावर्तक तल होता है, अर्थात जिसका दबा हुआ तल
परावर्तक तल होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और एक सिरे पर पारक की कलई अथवा लाल ऑक्साइड का पेंट लगा होता है, यह तो जानते हैं। नोट कर लीजिएगा आप इसको। सेकेंड हेडिंग डाल लीजिएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर इसको समझिए। हमने अभी बताया कि वह दर्पण जिसका कि परावर्तन उभरे हुए तल से होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रतिबिंब है और इसका उभरा हुआ तल ये वाला उभरा हुआ तल होगा, इसी से परावर्तन होगा। ऐसे इस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं, वह दर्पण जिसका परावर्तन दबे हुए तल से होता है, अर्थात उभरा हुआ तल, सॉरी यहाँ पर उभरा रहेगा, उभरे हुए तल से होता है, अर्थात उभरा हुआ तल परावर्तक तल होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इतना नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। Some definition regarding spherical mirror, जैसे मान लीजिए यह कोई दर्पण है, यह मौन
M2। यह इसका ध्रुव है जिसको P से डिनोट करेंगे। यह इसका मुख्य अक्ष है। यह इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र है। और यह इसका मुख्य फोकस जिसे F से डिनोट करते हैं। देखिए सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? देखिए यदि आप इसको ऐसे ऐसे कर कर देखा जाए तो एक वृत्त बन रहा है। उम्मीद अनुभव करिएगा। यदि आप डॉटेड लाइन से इसे ऐसे कर दें तो एक वृत्त बन रहा है, यानी कि उस गोले का केंद्र है। उसी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसकी परिभाषा में ऐसे लिख सकते हैं, उस गोले के केंद्र को। अरे भाई ऐसे ऐसे कर कर जब वृत्त बनाएंगे तो इस गोले का केंद्र ही दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहलाता है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग है। यह गोला है, गोले का ही तो दर्पण होता है और दर्पण का यह केंद्र है। तो इससे बोल सकते हैं कि उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है वक्रता त्रिज्या कहलाता है। उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है वक्रता त्रिज्या कहलाता है। वक्रता त्रिज्या कहलाता है। एक ज़रूरी बात यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यह परावर्तक तल दबे हुए तल से है, कोई दर्पण है। वैसे में ये तो अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में जो वक्रता केंद्र होती है परावर्तक तल की ओर होती है, और जब उत्तल दर्पण होता तो उसका परावर्तन तल उभरा हुआ तल होता है। यानी कि वक्रता केंद्र उभरे हुए तल के दूसरी तरफ होती है उत्तल दर्पण में। देख लीजिए आप, देखिए ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। इसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है और इसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या परावर्तक तल के ओर है, और इसमें क्या है, ये वाला परावर्तक तल है, ये वाला। इसमें क्या होता है, यह अवतल दर्पण है, मान लीजिए उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण। ऐसे से डॉटेड लाइन बनाएंगे तो यहाँ पर आकर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। यानी कि उत्तल दर्पण में हम कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या परावर्तक तल के दूसरी ओर होता है, और अवतल दर्पण में सेंटर ऑफ कर्वेचर परावर्तक तल की ओर होता है। इतने बातों को आप लोग याद रखिएगा, वक्रता त्रिज्या कहलाता है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, लिख देते हैं इसको भी। अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या दर्पण के परावर्तक तल की तरफ होता
है। इतना नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातों को आप लोग समझे होंगे। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा वक्रता केंद्र। वक्रता 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 त्रिज्या। रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे मान लीजिए यह कोई दर्पण है, ये कोई दर्पण, इसका वक्रता केंद्र सी है और मुख्य फोकस है, और इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, इसको डायमीटर व्यास द्वारक। वक्रता केंद्र यही ना है, गोले का कोई केंद्र है जिसका कि दर्पण एक भाग है, वक्रता केंद्र कहते हैं। परिभाषा हम लिख सकते हैं, वक्रता केंद्र नहीं, वक्रता त्रिज्या। जो पिछले बताए थे वह वक्रता केंद्र था। वक्रता त्रिज्या उस गोले की त्रिज्या को जिसका कि एक दर्पण है, उस गोले की वक्रता, उस गोले की त्रिज्या जिसका कि दर्पण एक भाग है, वक्रता त्रिज्या कहलाता है। वक्रता त्रिज्या है उस गोले की त्रिज्या को जिसका कि दर्पण एक भाग है, वक्रता त्रिज्या कहलाता है। नोट कर लीजिएगा इसको। सेकेंड हेडिंग डालिएगा ध्रुव। ध्रुव पोल। जैसे मान लीजिए यह कोई दर्पण है, वक्रता केंद्र सी, मुख्य फोकस एफ, यह जो बिंदु होता है इसी को ध्रुव बोलते हैं, यानी कि दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव बोला जाता है। इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं, दर्पण की मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को जिसका कि दर्पण एक भाग है, ध्रुव कहलाता है। दर्पण के मध्य बिंदु को जिसका दर्पण के मध्य बिंदु को सीधे लिख दीजिए, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ये क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक
देखिए यहाँ से जो मिलाने वाली रेखा है इसी को बोलते हैं दर्पण का द्वारक। यानी कि मान लीजिए मध्य बिंदु रहता तो यह डायमीटर होता, गोले का व्यास होता, यानी कि दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हम D1 से डिनोट कर देते हैं, इसको D2 से। परिभाषा हम लिख सकते हैं दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं, जिसका कि दर्पण एक भाग है। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस देखिए यह जो रेखा है इसी को बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष यानी कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या और ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं दर्पण की या फिर दर्पण की मुख्य फोकस तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को भी दर्पण का द्वारक दर्पण का मुख्य अक्ष कह सकते हैं। दर्पण की ध्रुव तथा मुख्य फोकस से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण की ध्रुव तथा मुख्य फोकस से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। देखिए दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस से होकर जाने वाली रेखा को, ये इधर भी जा सकता है, दर्पण के ध्रुव और दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष बोलते हैं। आप लोग इतना नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा मुख्य फोकस। मुख्य फोकस जैसे ये मान लीजिए कोई दर्पण है, इसका ध्रुव होगा, ये मुख्य फोकस होगा, ये इसका केंद्र होगा। इसकी परिभाषा समझिएगा कैसे हम देंगे। देखिए मान लीजिए दर्पण से कुछ दूरी पर कोई वस्तु रखे हैं, जिसका नाम हम रख देते हैं ओ डैश। थोड़ा बड़ा लिखते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। M1 M2 मुख्य फोकस हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, ध्रुव वक्रता केंद्र F।
जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है ओ डैश, जब यहाँ से प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर डालते हैं तो मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। यह नियम हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे ये हो रहा है, चिंता मत करिएगा। और दूसरी किरण वक्रता केंद्र से डालते हैं, अपरावर्तन के पश्चात ये किरण यहीं से होकर चली जाती है और यहीं पर इमेज बनता है आई डैश। तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकर, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, देखिए यहाँ तो इमेज बन रहा है लेकिन यहाँ पर आकर पहले मिल रही हैं, तो जिस बिंदु पर मिलती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसको कहते हैं दर्पण का मुख्य फोकस। मेरी बातों को आप लोग समझ रहे होंगे कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। नोट कर लीजिए, इसको समझने के लिए हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है या चलती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है यह उसे मुख्य फोकस कहते हैं। ये तो मैंने रेखा प्रतिबिंब बनाने के लिए खींच दिया है, इसको नहीं भी लिखेंगे तभी कोई बात नहीं है, इसको मिटा देते हैं। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती हैं उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मेरी बातों को आप लोग इतना समझ रहे होंगे। इसके बाद हेडिंग लगाइएगा फोकस दूरी। फोकस दूरी फोकल लेंथ। देखिए दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी है उसे मुख्य फोकस दूरी बोलते हैं। इसकी परिभाषा को हम ऐसे लिख सकते हैं, दर्पण की ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। नोट कर लीजिएगा,
या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा और साथ ही वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर आप नहीं वहाँ पर पहुँच पाते हैं तो सीधे टेलीग्राम पर जाइएगा और सर्च करिएगा इंडियन BRD क्लासेस, आप डायरेक्ट उस पर पहुँच जाएंगे। और लिखिएगा फोकस तल, फोकस तल, फोकस तल। देखिए इस वाले तल को जो नीचे है उसी को बोलते हैं फोकस तल, यानी कि वह तल जो मुख्य फोकस से होकर जाता है, यह नीचे वाला, उसी को बोलते हैं फोकस तल। यानी कि वह तल जो मुख्य फोकस से होकर जाता है फोकस तल कहलाता है। वह तल जो मुख्य फोकस से होकर जाता है उसे फोकस तल कहते हैं, तल कहते हैं। नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी के बीच संबंध। दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। आप लोग इसको याद रखिएगा इस पर, क्योंकि न्यूमेरिकल पूछता है एग्जाम में। देखिए ऐसे मान लीजिए कोई दर्पण है M1 M2 PFC। देखिए यदि दर्पण का द्वारक इस, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी को R से डिनोट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को F से, क्योंकि यह फोकस दूरी है, यह वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को जाहिर सी बात है R से डिनोट करते हैं, आप लोग तो यह जानते होंगे। देखिए जब यह दर्पण का जो द्वारक है ना इस वक्रता त्रिज्या के अपेक्षा कम होता तो उसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती। जैसे F बराबर R/2, यही फार्मूला है, आप लोग नोट करिएगा। देखिए जब दर्पण का जो द्वारक है ये वाला इस R की अपेक्षा कम होता, बहुत कम होता, तब जाकर फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी के बराबर होती है। देखिए इसको हम लिख सकते हैं, जब दर्पण का द्वारक जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या के अपेक्षा, जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा बहुत छोटा होता है तो दर्पण का मुख्य फोकस वक्रता त्रिज्या की आधी के बराबर होता है, आधा के
बराबर होता है, यानी कि है बराबर r/2 या फिर 2 बराबर r। नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातों को आप लोग समझे होंगे। टाइम देखिएगा कितना हो रहा है, देखिए 40 मिनट हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा संयुग्मी फोकस तथा संयुग्मी बिंदु। संयुग्मी फोकस तथा बिंदु। इसको पढ़ने से हम आपको एक ज़रूरी सूचना बता देते हैं। इसके जो अभी पढ़ाए हैं उसके बाद हमें पढ़ना था कि अवतल दर्पण के द्वारा कैसे कैसे प्रतिबिंब बनाया जा सकता है, लेकिन उसमें टोटल 6 से 7 फिगर बनेंगे जो कि काफ़ी टाइम लगेंगे, इसलिए हमने उसको न पढ़ाकर इसको पढ़ा दिया है। हम वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं कि हम आगे का टॉपिक बता दे रहे हैं। उसके नेक्स्ट पार्ट में हम उसको कवर करेंगे, आप लोग उसको प्लीज़ देखिएगा।